नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज के इस सेशन में हम एनवायरनमेंट का पार्ट फर्स्ट करेंगे। इस पार्ट में हम पीएस टेट और प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। चलते हैं जी आज के इस सेशन में। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें से नाइट्रस ऑक्साइड जे भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, हीलियम जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं कवर होती। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण और जलवायु में परिवर्तन लाने के लिए तथा धरातल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प इत्यादि होते हैं। इनमें इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग में लाने वाले उपकरणों जैसे एसी, जिसे हम वातानुकूल कहते हैं, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक नोबल गैस है। इसे हम हैलोजन ग्रुप में रखते हैं। हैलोजन ग्रुप है वो 17 होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो डेसिबल से किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर वो मानव के लिए हानि पहुंचाने वाला होता है। सामान्य जो मानव की जो सुनने की जो शक्ति है वो 25 से 30 डेसिबल पर्याप्त होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जे हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये ओजोन परत की संरक्षण हेतु उसकी रक्षा के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर घोषित कर दिया है, 16 सितंबर को। और ये तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में भी मनाई जाती है। याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका संबंध भी ओजोन लेयर से है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के साथ है। मॉन्ट्रियल जे कनाडा में एक स्थान है जहां पर 1987 को जे प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए। जे भी आपने ध्यान में रखना है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, बात हो रही है फूड चेन की। फूड चेन में जो शाकाहारी क्या होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो मांसाहारी सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं, जिसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। किसी फूड चेन में जो शाकाहारी है वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जो उत्पादक हैं वो हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और जो अपघटनकर्ता, जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, वह सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक और मृत उपजीवी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इनमें से बताना है कि कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल, कोयला के जलने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हल्का होने के कारण हाइड्रोजन है, इसका प्रयोग गुब्बारों और जो वायुयान है उनमें किया जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। किंतु अब हाइड्रोजन का जो स्थान है वो हीलियम ले रहा है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, ये हमने बताना है। ये हुई थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये 1984 1984 में ये जो ट्रेजेडी हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में जूनियन कार्बाइड नाम कंपनी के कारखाने में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम के एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और इस प्रश्न के 3 अन्य जो ऑप्शन हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही गैसें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण है? जो गिर जे गुजरात में स्थित है और जे शेरों के लिए जो निवास स्थान है शेरों का। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त
वन्य अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की भी प्रजातियां मिलती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्रकृत आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से पंक्तियों में वृक्षारोपण पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ये ग्रीन मफलर एक ऐसी तकनीक है जिससे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए 4 से 6 पंक्तियों में वृक्ष लगा दिए जाते हैं। ये घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं और पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं। ऐसे नागरिकों तक इस जो शोर को ध्वनि को पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले ये हरे जो पौधे हैं इन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? हाँ जी, बायोडीजल की जो फसल है वो है जट्रोफा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है जो भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन जैसे जो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पादप है, पौधा है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाई जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तथा जो अवशेष बचता है, इस पौधे का जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जो जट्रोफा है वो अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। एक तो जात ये रखना है, ये झाड़ीदार पौधा है, दूसरा सदाबहार है और अनावृष्टि होती है जहां पर बारिश बहुत कम हो, वहां पर जे जट्रोफा नामक जो झाड़ी है वो होती है। ये कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ था। यूएनओ का जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन था वो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें कथन है वो ये है कि 5 जून 1972 में जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन है, एनवायरमेंट जो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई थी स्टॉकहोम में हुई थी। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 को पास किया। ये जो एक्ट है बहुत ही विशाल एक्ट है। इसमें जो इन्वायरमेंट है उसके जो जितने भी सब्जेक्ट विषय आते हैं इसमें उसको ध्यान में रखकर ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वातावरण में जो हैजर्ड केमिकल हैं, जो घातक रसायन हैं जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करना और इकोसिस्टम को प्रदूषण से मुक्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस एक्ट में टोटल 26 आर्टिकल हैं और 4 इसके चैप्टर में इसे बांटा गया है। इस एक्ट को कानून को पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? जो पृथ्वी इतनी गर्म हो रही है इसका क्या कारण है? इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस में आती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। धरती पर विनाशक गैसों के बढ़ने की मुख्य वजह है जीव आश्म ईंधन, जिसे हम बायो फॉसल कहते हैं, जैसे कोयला, तेल आदि का अत्यधिक जो प्रयोग है और जंगलों की कटाई है। इसके कारण जो विनाशक गैसें हैं वो पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है, लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती जा रही है। बढ़ता हुआ जो जे तापमान है उसकी वजह से समुद्र जो जल है उसका स्तर बढ़ा है। जो ग्लेशियर की जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो चुकी है और समुद्र का जो जल का स्तर है वो बढ़ा है। तूफान आए हैं, बाढ़ आई है, खाद्य पदार्थों की कमी हुई है और तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा वो भी बढ़ा है। ये सभी का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। निम्न में से किस मृदा का अर्थ होता है मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लावा के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से होता है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी सबसे ज़्यादा अधिक यही मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा जैसे खनिज इसमें पाए जाते हैं। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। कपास के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी को रोकने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो मिट्टी है वर्षा कम होने पर भी
ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इस मिट्टी को नहीं रहती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है काली मिट्टी के संबंध से, इसे आपने ध्यान में रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणें, जिसे हम यूवी रे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? हाँ जी, ये है समताप मंडल। ठीक है, ओजोन लेयर इसी समताप मंडल में पाई जाती है, और जो ओजोन लेयर है यही यूवी रे को रोकने का कार्य करती है। समताप मंडल प्रकाश की जो यूवी रे हैं उसको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जे पर सूर्य की जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो यूवी रे है 93.99 जिसकी मात्रा है, उसे जे लेयर अपने आप में समा लेती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जाने से रोकती हैं, जो कि पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस में सुधार करना था? जो गंगा एक्शन प्लान है उसे लाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना, जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में, ये डेट आपको याद रखनी है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। राजीव गांधी उस समय के देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका गंगा एक्शन प्लान का शुभ आरंभ किया था। ये कार्यक्रम जो गंगा एक्शन प्लान है खूब धूमधाम से इसे शुरू किया गया। 15 वर्ष की अवधि में 900 करोड़ से अधिक इस पर खर्च किया गया। इतना खर्च करने के बावजूद भी इस गंगा नदी के प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पाया। ठीक है, हम कह सकते हैं जो गंगा एक्शन प्लान है वो एक विफल प्लान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? हमने बताना है निम्न में से कौन सा वृक्ष है जिसे हम पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ जी, वो है नीम। नीम का जो पत्तियां हैं उनसे पेस्टिसाइड जो स्प्रे जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण होता है। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है एजड्रिक्टा इंडिका। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त जो लहू है वो शुद्ध होता है, वो त्वचा विकार भी दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त नीम की शाल का लेप सभी प्रकार के चर्म जो चमड़ी के रोग हैं, घाव को इलाज करने में भी इससे सहायता मिलती है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। प्लेग है ये प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है और चूहों को हम जीवाणु में कंसीडर करते हैं और ये जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित डिजीज है। ये एक इन्फेक्शियस रोग है जो पेस्टरोला पेस्टिस नाम के जीवाणु के कारण फैलता है। ये आपने ध्यान में रखना है, पेस्टरोला पेस्टिस नाम एक जीवाणु से फैलता है और ये मनुष्य के लंग्स जिसे हम फेफड़े कहते हैं उसे प्रभावित करता है। और इसका जो रोग का वाहक है वो है चूहा, रैट प्लेग का वाहक है और इस बीमारी को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। कभी कभी नमूनिया का भी ये रूप धारण कर लेती है। ठीक है, प्लेग है जो नमूनिया का भी रूप धारण कर लेती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, चूहा इसका वाहक है और नमूनिया का भी रूप धारण कर लेती हैं और इसका जो जीवाणु का नाम है वो है पेस्टरोला पेस्टिस। ठीक है, ये इन्फेक्शियस रोग है जो एक से दूसरे को हो जाता है। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? इसे हम सहभोजी कहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे छोटे छोटे हो जाते हैं और जो सूरज की रोशनी से ये छोटे छोटे पौधे बच जाते हैं, तेज़ गर्मी से सूरज की बच जाते हैं। इन बड़े पेड़ की छाया का इन छोटे पेड़ों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, किंतु इस बड़े पेड़ को इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसे हम सहभोजी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सहभागिता या सहभोजी दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें एक एनिमल को तो इस रिलेशन से लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, दूसरे जीव को इसका कोई लॉस नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? सबसे हम पहले फूड चेन ध्यान करेंगे। फूड चेन में सबसे पहले हरे पौधे को कीड़े खाते हैं, कीड़े को सांप खाता है और सांप को खाएगा मोर। तो मोर के बारे में हमें पूछा गया है। जो मोर है वो खाद्य जो पिरामिड बना है उसके शीर्ष पर है, सबसे अंत पर है, शीर्ष पर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण नमक सर्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागरों में जो नमक पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओशन में सोडियम क्लोराइड जिसे हम सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं, सॉल्ट भी कहा जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है जल में वो 35 ग्राम प्रति लीटर होती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है?
भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, लगभग 43% जो पूरे भारत में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के पूरे भूभाग पर 40 से 45% तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, फर्टिलाइजर की जो कमी पाई जाती है, परंतु ह्यूमस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो शाकाहारी जंतु हैं भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं जो ये प्रथम प्राइमरी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रथम चरण उपभोक्ता। जो मांसाहारी होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, ये भी अपने ध्यान में रखना है। खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी आदि, इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो जीव इन प्राइमरी कंज्यूमर को आपसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, जैसे सांप, शेर, पीकॉक, मोर आदि। और ध्यान में क्या रखना है, जो मनुष्य हैं वो वह प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार का कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। प्रथम उपभोक्ता भी है और सेकेंडरी उपभोक्ता भी है। ये आपने ध्यान रखना है। भूकंप की तीव्रता नापने का जो जंतर है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सेस्मोग्राम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 अंक तक चिन्हित किए जाते हैं और प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है। जितना बड़ा अंक आएगा उतना ही भूकंप है वो खतरनाक होगा, तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। सूर्य से निकटम सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वो बुध है, सबसे निकटम जो सूर्य के है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी पर जो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य से सबसे प्रथम जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? जो पांडा है जो संकटग्रस्त जंतु है चीन में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। ये चीन के बांस के जंगलों में रहता है और चीन के अतिरिक्त तिब्बत के हिमालय पर्वतों की ढलानों के पेड़ों पर भी रहता है। WWE जिसे हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन कहते हैं, इसने पांडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में डाला है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। अतिरिक्त वाणीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय नहीं माना जाता है? जो पर्यावरणीय नहीं इनमें से जो ईंधन माना जाता है उसे हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे पर्यावरणीय नहीं माना जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये पर्यावरण में सबसे कम प्रदूषण करता है। CNG जो है इसे जो प्राकृतिक रूप में जितनी भी जो ज्वलनशील गैस होती है उसको यदि हम हाई दबाव के अंदर रखते हैं तो ये गैस तरल अवस्था में आ जाती है, इसे हम CNG कहते हैं। ये जो CNG है ये प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करने पर ही इसे हम प्राप्त करते हैं। इस जो CNG के जो मुख्य घटक हैं, जो कंपोनेंट है, उसमें मीथेन, मीथेन और प्रोपेन होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।